चंदनपुर नाम के एक गांव में कुछ औरतें आपस में बातें करते हुए, क्या जादुई बड़े झुमके? हाँ हाँ, नए बहू के जादुई बड़े झुमके। हाँ हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि जैसे ही राखी काकी ने नेहा को वो झुमके दिए, वो झुमके एकदम से अपने आप बड़े हो गए। क्या एकदम से अपने आप बड़े हो गए? हाँ हाँ, वो देखो, वो जा रही है नेहा। इतने बड़े झुमके तो मैंने आज तक नहीं देखे। अब गांव की सभी औरतें नेहा और राखी की दुकान से ही झुमके खरीदने लगी थी और उनकी दुकान से झुमके खरीदते ही वो झुमके एकदम से बड़े झुमके में बदल जाते। अरे देखो, ये बड़े बड़े झुमके हम पर कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बड़े और भारी होने के साथ साथ इनके डिजाइन भी सब कुछ कितने अलग है ना। इन्हें पैक कर दो नेहा। जी भाभी जी, यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओहो भाई, ये तो वही बात हो गई। झुमका गिरा रे झुमके की दुकान में। फिर सभी औरतें हंसने लगती है और झुमके खरीदकर वहाँ से चले जाते हैं और राखी अपने ही ख्यालों में खोई होती है। अब तो आप खुश है ना माँ जी? सबको आपके डिजाइन्स बहुत पसंद आ रहे हैं। पर बहू, ये सब तो गलत है। कुछ गलत नहीं है माँ जी, यही तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नेहा बिल्कुल सही कह रही है माँ। आजकल के जमाने में जो दिखता है वही बिकता है। तुम दोनों की सारी बातें सही है, पर क्या माँ जी? बहू, हमारा झूठ सच कैसे हो गया? राखी कुछ समय पहले की बातें सोचने लगती है। वाह माँ जी, ये इतनी सारे झुमकों के डिजाइन आपने बनाई है? हाँ नेहा, माँ को झुमकियों के डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता है। माँ डिजाइन बनाती हैं और मैं झुमकियाँ। पर अब हमसे झुमके कोई नहीं खरीदता, सब शहर जाती है। जिस समय मोहित के बाबूजी थे तब की बात और थी। मोहित? माँ जी, मेरे पास एक युक्ति है। कैसी युक्ति नेहा? माँ जी, आपने कल मुझे वो बड़े झुमके दिए थे ना? हाँ, तो क्या बहू? आप मुझे अपने छोटे झुमके दे दीजिए। क्यों? अरे माँ जी, आप कल मुझे ये छोटे झुमके देना और थोड़ी ही देर में मोहित उन छोटे झुमके के जगह ये बड़े झुमके रख देंगे, जिससे गांव की औरतों को लगेगा कि ये जादुई झुमके हैं और वो सभी हमसे झुमके खरीदने लगेगी। नहीं नहीं बहू, ये गलत होगा। ये एक तरह का धोखा होगा गांव की सभी औरतों के साथ। माँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेहा ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है और इसी बहाने लोग तुम्हारे डिजाइन्स भी देख लेंगे। पर झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, जल्दी ही हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। जब पकड़े जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। नेहा ने राखी को हिलाते हुए पूछा, माँ जी, आप किन ख्यालों में खो गई? मैं सोच रही हूँ कि आखिर तुम्हारा झूठ सच कैसे हो गया और सभी औरतों के झुमके अपने आप बड़े कैसे होने लगे। माँ, वो सब हमें नहीं पता, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राखी ये नहीं जानती थी कि जो बड़े झुमके उसकी सास ने उसे दिए थे वो कोई साधारण झुमके नहीं बल्कि जादुई झुमके थे, जिनके बस दुकान में होने भर से ही सारे झुमके अपने आप बड़े हो रहे थे कि तभी उनके पड़ोसन नैना ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है। हो ना हो, जरूर उन बड़े झुमकों में ही कोई बात है। फिर नैना उन बड़े झुमकों को चुरा लेती है और अगले दिन राखी और नेहा की दुकानों पर औरतों की भीड़ लग जाती है। क्या बात है, आप सब यहाँ? काकी, आप बहुत हो गया है, हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। देखिए, क्या बात है, आप सब आराम से बताइए। हमें पता चल गया है कि आप लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है।
और इसीलिए अब इन जादुई झुमकों का असर खत्म हो गया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। काकी, आप भोलेपन का नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला है, नेहा राखी के कानों में कहती हुई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आज सुबह से वो बड़े झुमके नहीं मिल रहे हैं माँ जी। क्या बहू, तुमने बड़े झुमके खो दिए? मुझे नहीं पता माँ जी, वो झुमके कहाँ गए? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो बहू? बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा है हमें वो झुमके ढूंढने चाहिए। आप देखो कैसे घुसर फुसर कर रहे हैं दोनों सास और बहू। हाँ, जरूर हमें बेवकूफ बनाने की कोई नई तरकीब सोच रही होगी, और क्या। हाँ हाँ बहन, सही कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब से हमने तय किया है कि हम झुमके बड़े होने पर ही आपको देंगे, और वो भी बिल्कुल आपके पसंदीदा डिजाइन के। हाँ हाँ, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। कुछ दिन और बीत गए और धीरे धीरे राखी की दुकान पर झुमकों की मांगे बढ़ने लगी। देखा मोहित, बहू, मैं तुम दोनों को यही बताना चाहती थी कि लोग सब कुछ चुरा सकते हैं, पर हमसे हमारी कला नहीं चुरा सकते। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे गुण वो सच्चाई है जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है, क्योंकि लोग सब कुछ चुरा सकते हैं, मगर ज्ञान, कला और कौशल वो महमूल्य चीज है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। और अगर आपको ये कहानी और इससे मिली सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां विनीता अपने बेटे रमेश और अपने पति विजय के साथ रहती थी। विनीता का छोटा सा परिवार था और वो अच्छे परिवार से थे। विनीता की बड़ी बेटी सुनीता की शादी 2 साल पहले एक अच्छे घर में हो गई थी, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रह रहे थे। रमेश की पढ़ाई पूरी होने के बाद विनीता अपने बेटे के लिए अपनी बिरादरी में कुछ रिश्ते देखती है और फिर 2-3 लड़कियां पसंद करती है। कुछ समय बाद वो उन लड़कियों से एक एक करके अपने बेटे को मिलवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रमेश को अपनी माँ की ढूंढी हुई सुंदर, सुशील और समझदार लड़की पूजा पसंद आती है। 3 महीने बाद उनकी शादी भी हो जाती है। विनीता अपनी सुंदर सुशील बहू पूजा से बहुत खुश होती है। घर में पूजा किया जाने के बाद बहुत रौनक होती है। पूजा अच्छे घर में आने के बाद बहुत खुश होती है। वहीं शादी में आई हुई रमेश की बहन सुनीता पूजा से बातें कर रही होती है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, क्यों पूजा, तुम क्या कहती हो? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, अपना घर तो अपना होता है। पूजा की सास विनीता एक सख्त मिजाज की औरत होती है। इस बात से बेखबर पूजा अपनी नंद को जवाब हिसाब से दे रही होती है। तभी उसकी सास गुस्से से कहती है, बड़ी आई अपना घर अपना होता है कहने वाली, ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना, बातें कम बना, काम पर ज्यादा ध्यान दे, समझी? आई बड़ी। जी माँ जी। घर में बहू और बेटी बात कर रही होती है, लेकिन बहू का जवाब विनीता को पसंद नहीं आता और विनीता उसे डांट फटकार कर काम पर ध्यान देने को बोलती है। थोड़ी देर बाद सुनीता अपनी माँ से अपने ससुराल के दुखड़े सुना रही होती है। माँ, मैं अपने घर कल जाऊंगी तो आप मुझे खाना बनाकर पैक करके देना, क्योंकि यहाँ से थक हार कर जाने के बाद मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाकर खाना बना सकूं, और फिर अपने मायके में होने का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना माँ। बेटा चिंता मत कर, मैं पूजा से कह देती हूँ, वो सारा खाना बनाकर पैक कर देगी और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू आराम कर बस, वहाँ तुझे कौन सा आराम करने को मिलता होगा। माँ, आपके अलावा मुझे कोई नहीं समझता, आप कितनी अच्छी हो। सच में किसी ने ठीक कहा है, अपना घर तो अपना ही होता है। अपने भाई की शादी के दिनों में आई हुई सुनीता अपने घर में बहुत आराम फरमाती है और अपनी बात बताकर अपना दिल हल्का करती है। दोनों सास ननद को बात करते हुए सुन रही पूजा रसोई में रो रही होती है। वनीता अपनी बेटी सुनीता से बहुत प्यार करती थी।
दूसरी तरफ अपनी बहू पूजा से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि पूजा बहू थी, जिस वजह से पूजा को हमेशा अपनी सास विनीता का अत्याचार सहना पड़ता था। पूजा अपना हर कर्तव्य बहुत अच्छे से और जिम्मेदारी के साथ निभाती थी, लेकिन विनीता को उसका कोई भी काम पसंद न आता और वो हमेशा उसे डांटती धमकाती रहती थी। शाम होती ही विनीता रोजाना मार्केट जाती ताकि सब्जी सही और अच्छी ला सके। विनीता एक वहमी और शक्की मिजाज की औरत थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था अगर वो सब्जी लाने के लिए अपने पैसे अपनी बहू को देगी तो उसकी बहू आधे पैसे खुद रख लेगी और आधे पैसे की सब्जी लाकर दे देगी, जिस वजह से विनीता खुद ही बाजार से सब्जी लेने जाया करती। सब्जी लेते वक्त विनीता को उसकी पड़ोसन मंजू मिलती है। और बताओ बहन जी, अब तो घर में बहू आ गई है तो सारे काम अब बहू के ऊपर डाल दिए होंगे तुमने, है ना? है ना? अरे तुम्हें पता भी है वो कोई काम करके तैयार नहीं और लोग उसके गाय जैसे चेहरे को देखकर उसके तारीफ के गुण गाने लगते हैं। तुम्हें तो पता ही है दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है। अरे नहीं नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहू के स्वभाव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो काम करने से बचती होगी। मुझे लगता है अपनी बेटी की शादी करके भी मुझे सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। बहू के तो तेवर ही इतने हैं कि वो अपने नखरे खुद ही उठा ले, वही काफी है उसके लिए। हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो, वो बहुत अच्छे से काम संभालती है, ये तो मैं खुद अपनी आँखों से देखा है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो तुम कुछ दिन उसे दो और समझो, चीज सिखाओ और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसे एक नहीं बल्कि 4 बार बताओ। विनीता सब्जी लेकर बाजार से वापस लौटती है और शाम को सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और सुनीता को भी अपने ससुराल जाना होता है। तभी विनीता अपनी बहू से कहती, आज सुनीता को अपने घर वापस जाना है तो तुम उसके लिए ढेर सारा खाना पैक कर दो और तरह तरह की सब्जी बनाकर रख दो ताकि मेरी बेटी को ससुराल पहुंचते ही काम ना करना पड़े। मेरी बच्ची बहुत थक जाती है। ठीक है माँ जी। विनीता की बात सुनकर पूजा खाना बनाने चली जाती है और विनीता अपनी बेटी सुनीता के साथ बैठकर गप्पे मारती है। तभी सुनीता अपनी माँ को कहती है, आपको पता है मेरी नंद की अभी शादी हुई और मेरे ससुराल से इतना सारा दहेज गया कि आप देखकर हैरान रह जाती। अच्छा बेटा उनके यहाँ अच्छा लेन देन तो है ना, अच्छा देना भी तो पड़ेगा ना। मेरी शादी में तो माँ अपने दहेज के नाम पर क्या ही दिया था, आज भी मुझे ताना मारते हैं। बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे अपने घर में रखा पैसा और ये घर तेरे नाम करवा दूंगी। ये सब मैं कौन सा अपने साथ ऊपर ले जाऊंगी। और रही बात अपने बेटे को कुछ देने की, तो मेरा बेटा कमाऊ है, वो कमा लेगा और अपनी बहू को भी खिला देगा। लेकिन मेरी बच्ची तू मुझे बहुत प्यारी है, मैं तुझे अपनी हर चीज देना चाहती हूँ। ये ले, आज तू मेरे ये 2 खानदानी कड़े ले जा। लेकिन माँ ये तो आप भाभी को दोगी ना, इस पर मेरा कोई हक नहीं है माँ। अपनी माँ की बातें सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ रसोई में खड़ी पूजा अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि पूजा अपनी हर कोशिश करती थी ताकि वो अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन उसकी सास कभी भी उससे खुश नहीं रहती थी, हमेशा उससे नफरत करती थी। पूजा रसोई से आती है और खाना पैक करके अपनी ननद के हाथ में पकड़ा देती है। तभी जब उसकी ननद घर से बाहर जा रही होती है तो पूजा की सास चोरी चुपके अपनी बेटी के हाथ में 2000 रुपए रख देती है। इसमें खड़ी देख रही पूजा अपने मन ही मन सोच रही होती है, मुझे देने के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं होता और अपनी बेटी को देने के लिए उनके पास 2000 रुपए है। वाह क्या जमाना आ गया है। सुनीता अपने ससुराल चली जाती है और पूजा वापस अपने काम पर लग जाती है। घर में ढेर सारे कपड़े धोती है, फिर खाना बनाती है और सबको खिलाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी ऑफिस चला जाता है। फिर पूजा खाना खाने लगती है। उसकी सास घर से बाहर मार्केट जाने के लिए तैयार होकर निकल जाती है। मार्केट में पहुंचकर पूजा की सास महंगी महंगी सूट साड़ी खरीदती है। इतने अच्छे अच्छे सूट साड़ी खरीद लिए, अब मैं अपनी बेटी को उसके ससुराल देने जाऊंगी। कितना अच्छा लगेगा उसको कि उसकी माँ उसके लिए इतने महंगे महंगे सूट साड़ी लाई है। विनीता ये सब सोचती हुई वहाँ पर खड़े होकर हंस रही होती है। थोड़ी देर घूम फिर कर कुछ खाती पीती है और अपने घर के लिए वापस निकल रही होती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
हाथ में रखे हुए फोन को पास में खड़े हुए लोग उठाते हैं और विनीता के घर में विनीता की बहू को फोन करते हैं। आपकी माँ है ये जिनका फोन है? क्योंकि ये यहाँ पर एक एक्सीडेंट में गिरी हुई है और इनका बहुत खून बह चुका है। कृपया करके आप किरण हॉस्पिटल में आ जाएं। जी जी, मैं तुरंत पहुँचती हूँ। हॉस्पिटल पहुँचकर उसकी बहू उसका बहुत ख्याल रखती है और खून की जरूरत पड़ने पर पूजा अपनी सास को खून भी देती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास को होश आता है और वो अपनी सास को सही से खड़े होने का इंतजार करती है। जैसे ही उसकी सास अच्छा महसूस करती है तो पूजा उसे घर ले जाती है। घर पहुंचकर पूरा दिन पूजा अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। उसे खाना पीना से लेकर वॉशरूम तक ले जाने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर उठाती है। पूजा की बहुत बार फोन करने पर भी पूजा की नंद घर नहीं आती और ये सब देख रही उसकी सास सब कुछ समझ जाती है। जो कुछ भी है वो उसकी बहू पूजा है, उसकी बेटी तो उसे देखने तक नहीं आई। ये सब देखकर पूजा की सास को उसके किए पर पछतावा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। अब वनीता को समझ आ गया था कि उसे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है और उसके जाने से पहले उसे किसको अपनी सारी जिम्मेदारियां और कीमती चीजें सौंपनी है। कुछ समय बाद विनीता के घर में सब कुछ अच्छा हो जाता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कुछ समय बाद पूजा के घर में खुशियाँ आ जाती है और पूजा एक सुंदर और अच्छे बच्चे की माँ बन जाती है, जिसके बाद उनका घर खुशियों से झूम उठता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहिए और हमारे कर्म ही हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। जैसे पूजा ने हमेशा ही अपने सास के साथ अच्छा किया, तो एक दिन उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसके बाद पूजा की जिंदगी बदल गई और सब कुछ अच्छा हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। गोहलपुर नाम के एक गांव में दयानंद और स्वर्ण के बेटे नितिन की अभी कुछ समय पहले ही नेहा नाम की एक लड़की से नई शादी हुई थी। ये क्या माँ जी, आज तो मेरी पहली ही रसोई है, कम से कम आज तो बाबूजी को मेरे हाथों की बनी खीर खाने दो। नहीं बहू, इन्हें ज्यादा मीठा खाना मना है। पर माँ जी, एक दिन में कुछ नहीं होता। हाँ माँ, नेहा सही कह रही है। अब बहू इतना जोर दे ही रही है तो खा ही लेता हूँ। दयानंद फिर खीर खाता है। वाह बहू, खीर तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और बाबूजी, आपकी बातें तो मेरी इस खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? मैं क्या करूँ माँ जी, ससुर जी है ही इतने प्यारे। नाश्ता करके नितिन और दयानंद काम पर चले जाते हैं। दोपहर के समय, वैसे कुछ भी कहो बहू, बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम रेखा को भी अपने साथ ले आई। आज शाम को खाने में क्या बनाऊं मैडम? आलू गोभी बना लो। सुनो, तीखा थोड़ा कम रखना, इन्हें तीखा खाना मना है। तभी दयानंद घर पर आ जाता है। अरे नितिन की माँ, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी, अभी लाई। माँ जी, आप रुकिए, मैं बाबूजी को पानी देकर आती हूँ। फिर नेहा दयानंद के लिए पानी लेकर जाती है। अरे बहू तुम। हाँ बाबूजी, माँ जी के हाथ का पानी तो आपने पिछले कई सालों से पिया है, मेरे हाथों से अब पानी पीकर देखिए तो। हाँ, जरूर बहू, अब से हर रोज तुम ही मुझे पानी पिलाना।